सभी को बहुजन समाज के महानायक पेरियार रामास्वामी नायकर की 148वीं जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं और पेरियार साहब के प्रति श्रद्धांजलि और शत शत नमन। दरअसल आज पेरियार हमारे लिए पिछले दिनों की तुलना में अधिक प्रासंगिक हैं। आज जब देश पर चौतरफा संकट है, संविधान पर संकट है, हमारे संवैधानिक अधिकारों पर संकट है, जब हमारे विचारों पर संकट है, देश की आर्थिक व्यवस्था गर्त की ओर जा रही ये संकट है, सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर जो आंदोलित समाज होना चाहिए उसकी कमियां हैं। ऐसे संकटों के दौर में हम बहुजन समाज में जन्मे महानायक पेरियार को याद कर रहे हैं। पेरियार को याद करते वक्त हम उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देखना चाहते हैं कि क्या स्थितियां हैं आज। उनके काल में समाज में जातिगत ऊंच नीच और छुआछूत प्रबल रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक आधार बना हुआ था, राजनीतिक आधार भी बना हुआ था, आर्थिक आधार भी बना हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये जातिगत ऊंच नीच, छुआछूत और लिंग भेद जो समाज में, भारतीय समाज में पाए जा रहे हैं, इसके कारण हैं ब्राह्मण धर्म, उनके देवी देवता और उनके धर्म ग्रंथ। हम लोगों को मानसिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर जो गुलाम बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं। उसका मुख्य कारण उन्होंने उस समय की राजनीति को नहीं माना, अर्थनीति को नहीं माना, बल्कि ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति को माना। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस देश में छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, जाति भेद को खत्म करना चाहते हैं, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते हैं, लिंग भेद को खत्म करना चाहते हैं, उनको ब्राह्मण धर्म, उनके पूजा कर्मकांड, उनके रीति रिवाज, उनके धर्म ग्रंथों से लड़ना ही होगा। यह एकमात्र विकल्प उन्होंने बताया उस समय की स्थिति में, और इसलिए उन्होंने देवी देवताओं की आलोचना करना शुरू किया और तमिलनाडु के सड़कों पर, केरला के सड़कों पर मूर्तियां बना करके जूते के माला पहनाए गए, झाड़ू से उन्हें झाड़ा गया। ऐसा करना देवताओं को जो हम पूजते हैं मंदिरों में, घरों में, उनकी तस्वीरों को पूजते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत हो तो हम उन्हें अपमानित कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं, झाड़ू से झाड़ रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो हमारी क्षति होनी चाहिए, और ये क्षति नहीं हुई। उन्होंने चुनौती दी और ऐसा करके उन्होंने बहुजन समाज को, जो गैर ब्राह्मण समाज था, उनको जगाने का काम किया। उनके दिमाग में जो भरे हुए थे कि अंधविश्वास देवताओं के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, कर्मकांड के प्रति, इसको उन्होंने खत्म करने की कोशिश की।
इनके दिमाग से ये बातें हल्का करने की कोशिश की कि ऐसी कोई बातें नहीं है, इन देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे आप, इनकी आलोचना करेंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे, आपकी कोई हानि होने वाली नहीं है। दरअसल उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक ट्रीटमेंट के तहत, ये मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट था उनका हमारे बहुजन समाज के लिए। हमने उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया, हमने ये केवल साउथ के कुछ राज्यों में रह गया, वो भी कम समय के लिए। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता तो भारत का कायाकल्प होने में समय नहीं लगता, लेकिन वहां पर हम लोग चुके हैं, हमारे लोग चुके हैं, हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई है। और आज के दौर में अगर हम रामास्वामी पेरियार साहब को देखना चाहें तो हम उन्हें क्या मानेंगे, उनकी क्या शिक्षाएं हैं हमारे लिए? हमारे लिए शिक्षा ये है कि हम जिन विचारों को मानते हैं, हम जो शिक्षा लेते हैं, वह तर्क पर आधारित हो, बुद्धि सम्मत हो, प्रयोग सम्मत हो, यानी वैज्ञानिक हो। वे वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक विचारों के पैरोकार थे, प्रवक्ता थे, कुशल वक्ता थे। और इसलिए अपनी शिक्षा नहीं रहते हुए भी उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी सहित कई कॉलेजों में लेक्चर दिया, गॉड पर दिया, आत्मा पर दिया, पुनर्जन्म पर दिया, और यह बताने की कोशिश की कि ये बातें तर्कसम्मत नहीं है, बुद्धि सम्मत नहीं है, किसी भी प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे विचारों को आप छोड़ें और आधुनिक भारत निर्माण के लिए आप वैज्ञानिक विचारों को, वैज्ञानिक शिक्षा को, वैज्ञानिक प्रयोगों को, अनुसंधानों को आप स्वीकार करें। आज हमारे देश में जब हमारे प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य से उनका भी जन्म दिवस आज है, ऐसे तो उनका जन्म दिवस कई एक है, ऐसे कहा जाता है कि कई जन्म दिवस है उनका, लेकिन उन्होंने आज ही मनाना शुरू किया है, आज भी उनका जन्म दिवस है। वो क्या कहते हैं, प्राचीन भारत में सर्जरी विद्या उच्च कोटि की थी। गणेश की मूर्ति का जिक्र करते हैं, गणेश को जिक्र करते हैं कि एक बालक, मनुष्य बालक का सिर काट करके उस पर हाथी के सिर को जोड़ दिया, ऐसा सर्जरी हुआ। दुर्भाग्य है, वैदिक विज्ञान ने अभी तक साबित नहीं किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहाँ बोल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में बोल रहे हैं भारत में। वे गणित के भी सवाल को जिस तरह से हल करके दिखाते हैं, यह परिणाम है, यह परिणाम है नरेंद्र मोदी होते ही नहीं ऐसे। अगर हमारा आंदोलन मजबूत हुआ होता, अगर हम भारत की चेतना को बदले होते, यहाँ के नौजवानों को, छात्रों को, युवाओं को अगर हम वैज्ञानिक शिक्षा दिए होते, अगर हम तर्कपूर्ण शिक्षा दिए होते, तो यह स्थिति नहीं होती। हम इसके लिए जिम्मेदार केवल आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल को नहीं दे सकते हैं। ऐसा करके हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, दरअसल आज के इस संकट के दौर में, जबकि विज्ञान पर हमले बोले जा रहे हैं अंधविश्वासों के जरिए, काल्पनिक कथाओं के जरिए, पुरानी कथाओं के जरिए, तो हमें विरोध करना पड़ेगा और हमें सही बातें सामने लानी होगी। हमारे जो वैज्ञानिक हैं इस देश के, वैज्ञानिकों का एक बहुत बड़ी संख्या हमारे देश में है, बहुत बड़ा भाग है हमारे देश में जो अनुसंधान में लगे हुए हैं और विज्ञान पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। उन्होंने एक स्वर से कभी भी प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का खंडन नहीं किया, अंधविश्वास का खंडन नहीं किया, कर्मकांड का खंडन नहीं किया, बल्कि चुप रह करके उन्होंने उनकी बातों का समर्थन किया। यह स्थिति हमारे सामने है। अगर भारत को आधुनिक राष्ट्र बनना है तो स्वाभाविक है वो वेद के जरिए नहीं बनेगा, रामायण और महाभारत के जरिए नहीं बनेगा, वह पुराण और स्मृतियों के जरिए नहीं बनेगा। अगर वह बनेगा तो यहाँ के वैज्ञानिक शोध के जरिए बनेगा, वैज्ञानिक क्रियाकलाप के जरिए बनेगा। और देश को बनाने का जो जिम्मा है हमारे वैज्ञानिकों का है, हमारे छात्र युवाओं का है, बुद्धिजीवियों का है, इसको स्वीकार करना चाहिए।
उन्होंने धर्म की खिलाफत की, भगवान और देवी देवताओं की खिलाफत की। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वे धर्मनिरपेक्षता के विरोधी थे ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन वे किस धर्म को मानते थे? वे कहते थे धर्म वही है जो आदमी के अंदर समानता का विचार पैदा करे, धर्म वही है जो आदमी के अंदर भाईचारा पैदा करे, धर्म वही है जो ऊंच नीच और छुआछूत को नहीं माने, बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता और उनके आत्मसम्मान में विश्वास करे। इसलिए उनका जो आत्मसम्मान आंदोलन था, सेल्फ रेस्पेक्ट आंदोलन जो था, जो उन्होंने द्रविड़ों के अंदर, वहां के गैर ब्राह्मणों के अंदर भरने की कोशिश की, हम लोगों के लिए भरने की कोशिश की, उसके पीछे साफ साफ मतलब है। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र में पहला आर्टिकल जो कहता है कि मानव जाति में जन्म लेने के कारण से प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, अगर यह है तो वे इसकी बातें कह रहे थे। यानी इसका मतलब केवल जिंदगी नहीं चाहिए, सम्मान पूर्वक जिंदगी चाहिए। और यहाँ के 85-90% लोग जो असम्मान पूर्वक, अपमान पूर्वक जीवन में जी रहे थे, उनके पक्ष में हमारे पेरियार रामास्वामी नायकर साहब ने झंडा उठाया, उन्होंने खिलाफत की, उन्होंने कहा कि इनके पक्ष में सम्मान आना चाहिए जो सदियों से सम्मान इनके पक्ष में नहीं रहा है। दरअसल हमारे लिए सोचने का वक्त है, क्या आज आत्मसम्मान हमारे पास है? क्या हमारे बुद्धिजीवियों के पास, शिक्षित लोगों के पास जो सेवाओं में हैं, क्या हमारे इंजीनियर, क्या हमारे डॉक्टर, क्या हमारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, उनको आत्मसम्मान है? मैं कहूंगा कि आत्मसम्मान उनको नहीं है, क्योंकि अगर जिन्हें आत्मसम्मान होगा तो वे भाईचारा के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए वो खड़े होंगे जिनको आत्मसम्मान होगा। अगर हम न्याय के लिए खड़े नहीं होते हैं, भाईचारा के लिए खड़े नहीं होते हैं, धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो निश्चित तौर पर हम आत्मसम्मान से जीने वाले नागरिक नहीं हैं। और हमें हमारे महानायक ने ललकार कर यह कहा है कि भारत के मुक्ति का रास्ता, आधुनिक भारत राष्ट्र बनने का रास्ता, भारत देश बनने का रास्ता एक ही है, वह है कि यहाँ के सभी नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। भारतीय संविधान में दर्ज है कि हमें मानवीय गरिमा के साथ जीना है, व्यक्ति की गरिमा हो, स्थापित हो, इसको करना है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? केवल कानून बनाया, लेकिन उसको लागू करने के दिशा में जितना प्रचार कि प्रधानमंत्रियों के लिए किया जाता है, मंत्रियों के लिए किया जाता है, उनके कार्यक्रमों के लिए किया जाता है, उनके जीवनी के लिए किया जाता है, क्या इतना कभी भी प्रचार यहाँ पर समानता स्थापित करने के लिए हुआ? क्या यहाँ स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए हुआ? क्या यहाँ भाईचारा स्थापित करने के लिए हुआ? क्या धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के लिए हुआ? क्या प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा स्थापित करने के लिए हुआ? नहीं हुआ। और यह काम अब सरकार ने इन कामों को अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया है। अब तो सीधा सीधी ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं मोदी साहब, और बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। रामास्वामी पेरियार हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, एक विचारों के प्रकाश स्तंभ हैं कि भाई हम उनके प्रकाश की रोशनी में आगे बढ़ें और इनकी खिलाफत करें, इनको बताएं कि यह देश यहाँ के 90% लोगों का है, यह देश यहाँ के 115 करोड़ लोगों का है, और उनके लिए जरूरी जो है वह है आत्मसम्मान, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, धर्मनिरपेक्षता उनके लिए जरूरी है। आज हमारे युवा मोदी जी के जन्म दिवस का विरोध कर रहे हैं, क्या कर करके? बेरोजगार दिवस के रूप में, बेरोजगारी दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं। ये युवा क्यों आंदोलित हैं, ये समझना जरूरी है। इन्होंने वादा किया 6 साल पहले कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी तो इन्होंने दी नहीं, उल्टे से
इन्होंने 12 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां छीन ली और आगे भी करोड़ों लोगों की नौकरियां जानी है, लाखों लोगों की नौकरियां जानी है। सभी क्षेत्रों को निजीकरण किया जा रहा है, अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों में ये बेच रहे हैं मोदी जी। ऐसी स्थिति में हमारे युवा के पास निजीकरण में जाने का मतलब यह है कि 5 जहां कर्मचारी चाहिए, 5 वैज्ञानिक जहां चाहिए, वहां 1 से काम चलाएंगे वो, और उनके काम के घंटे बढ़ा देंगे, उनको वेतन कम देंगे, उनको सम्मान कम देंगे। ये स्थितियां जब चाहेंगे काम से निकाल देंगे, सेवा से निकाल देंगे। निजीकरण का मतलब यह है, और इसलिए ये विरोध हमारे छात्र युवा विरोध आज कर रहे हैं जगह जगह पर। ये विरोध बढ़ना चाहिए कि दिन इनको ये प्रतिवाद का कार्यक्रम नहीं चुनना चाहिए था, और बाकी तो आंदोलन करने के लिए आप फ्री हैं, आप कर सकते हैं ऐसा और करें। लेकिन दरअसल हमें यह नहीं समझना है कि ये इनके खिलाफ में है, हमारे महानायक के खिलाफ में है, ये तो मोदी के खिलाफ में है, इनकी सरकार के खिलाफ में है। और इसलिए हम उन्हें समर्थन देते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़ाई यहीं बंद नहीं होनी चाहिए बल्कि आगे बढ़नी चाहिए। एक तीसरी बात जो है रामास्वामी पेरियार साहब के जीवन में, कि महिला पुरुष की बराबरी के वो हिमायती थे, और इसलिए वायकोम जब आंदोलन हुआ छुआछूत के खिलाफ में, ऊंच नीच के खिलाफ में, वायकोम के मंदिर के रास्ते में अछूतों और गैर ब्राह्मणों के प्रवेश का निषेध था, वहां के राजा ने ऐसा आदेश कर डाला था, उसके खिलाफ में आंदोलन हुआ। उस समय महात्मा गांधी जी भी छुआछूत के खिलाफ में आंदोलन करने का आह्वान किया था। आश्चर्य होगा, उस समय ये प्रदेश कमेटी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये उस आंदोलन में जाना चाहते थे, महात्मा गांधी ने इनको मना कर दिया, और उसके कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के उस आंदोलन में भाग लिया। इनकी गिरफ्तारी कर इनकी पत्नी और इनकी बहन ने वहां नेतृत्व किया, महिलाओं को इकट्ठा करके वहां नेतृत्व किया। लोग जेल गए, आंदोलन लंबा चला, लेकिन उसमें जीत हासिल हुई और रास्ता खुला सभी लोगों के लिए। यह वह बात है उस समय की यह बात है जबकि इस देश में बहुत कम लोग छुआछूत के खिलाफ में उतर रहे थे मैदान में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महार तालाब सत्याग्रह में जल छूने का आंदोलन चलाते हैं, ये मंदिर रास्ते खोलने का आंदोलन चलाते हैं। यह महत्वपूर्ण था। आज भी समाज में छुआछूत मौजूद है। आज हमारे जितने नेता हैं, जितने भी नेतृत्व करना चाहते हैं, क्या है उनके पास छुआछूत के विरुद्ध योजनाएं? केवल कानून बना करके, बाबा साहब ने तो साफ साफ कहा था कि केवल कानून बनाने से छुआछूत और ऊंच नीच खत्म नहीं होगा, बल्कि इसको एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। सरकार के स्तर से भी देना पड़ेगा और समाज के स्तर पर भी देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका आज तक, और हमें इस दिशा में कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के 70-75% से अधिक लोग अभी भी छुआछूत के शिकार हैं, और ऊंच नीच के शिकार तो लगभग सभी हैं। ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ कहते हैं, बाकी लोग उनसे नीचे हैं। इसका मतलब है कि पूरे 100% लोगों में यहाँ ऊंच नीच की भावना मौजूद है। धर्म के आधार पर है, संप्रदाय के आधार पर है, जाति के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, कई क्षेत्रों पर है। इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने ये रहने के जो कारण हैं, इनके खिलाफ में, ऊंच नीच के खिलाफ में और छुआछूत के खिलाफ में अगर हम आंदोलन चला पाते हैं, पेरियार रामास्वामी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हुए उनको सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, सेवाओं में, सभी जगहों में हम बराबरी का दर्जा दें, बराबरी के स्तर पर ले आए। दर्जा देने की बात अलग है, ले आए। ये चुनौतियां आज तक खत्म नहीं हुई है इस देश में। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य माना, वैज्ञानिक शिक्षा को। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार की नई शिक्षा नीति आई है। उस समय मद्रास में जब इस तरह की शिक्षा नीति लाई गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था कि पेशेवर जो जातियां हैं वे अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें, उसमें वो महारत हासिल करेंगे, कुशलता हासिल करेंगे। अभी मोदी जी ने क्या लेकर आया? मोदी जी ने कहा क्लास 12वीं तक वो कौशल शिक्षा ले सकेंगे।
कहीं भी जाना हो जा सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और महिलाएं सबके लिए ये नई शिक्षा नीति दिग्भ्रमित करने वाली शिक्षा नीति है। अगर हम रामास्वामी पेरियार को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं आज, तो हमें इस शिक्षा नीति के खिलाफ में जाना होगा। क्योंकि आप जानते हैं 3500 वर्ष पहले जब यहाँ के मूल निवासी बहुजन समाज के धन, धरती, राजनीति को छीना गया था, इनके सभी चीजों को, संसाधनों को छीना गया था, इनको गुलाम बनाया गया था, तो इतना ही कह करके चुप नहीं रहा वो, बल्कि हमको शिक्षा से वंचित कर दिया गया। यहाँ की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया, शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया, आदिवासियों को किया, अनुसूचित जाति जिसको कहते हैं, अछूत कहते हैं, इनको शिक्षा से वंचित किया, शूद्र वर्ण को शिक्षा से वंचित किया था उस समय। आज फिर से एक नई चाल के तहत, नए षड्यंत्र के तहत शिक्षा से वंचित करने की योजना इस सरकार ने बनाई है, जिसमें मुट्ठी भर संपन्न लोगों के बच्चे पढ़ सकेंगे, बाकी मजदूर किसान के बच्चे, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, इनके 80 से 90% बच्चे पढ़ लिख करके काबिल नहीं बन सकेंगे। ऐसे तो रोजगार आप दे नहीं रहे हैं, रोजगारों पर तो निजीकरण करके आपने रोक लगा दी है, सेवाओं को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंसियों के थ्रू बहाली कर रहे हैं जहां आरक्षण नहीं है। आरक्षण की मांग आज की ज्वलंत समस्या है, आरक्षण की मांग आज ज्वलंत समस्या है। आरक्षण में आप जानते हैं भारतीय संविधान के 340 अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए एक कमीशन बहाल होना था, राष्ट्रपति को करना था, कमीशन बहाल नहीं हुआ। ये कमीशन बहाल ये 1950 तक नहीं किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा, तब रामास्वामी पेरियार साहब ने इसको ब्लैक डे घोषित किया, शोक दिवस घोषित किया और विरोध प्रकट किया, पूरे दक्षिण के राज्यों में बंद का कॉल दिया। उसके कारण ही संविधान में नेहरू सरकार को बाध्य होकर के 1951 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कानून मंत्री से त्यागपत्र देते हैं, ये एक इशू होता है। और उसी तरह से रामास्वामी पेरियार के बढ़ते हुए आंदोलन को देखते हुए नेहरू सरकार ने प्रथम संशोधन है जिसमें कि 15(4) डाला गया, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में प्रवेश के दरवाजे खुले, उनके लिए आरक्षण तय हुआ। दक्षिण के राज्यों में 69% आरक्षण लागू हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला उसी समय आया जब कहा कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आज तक हमने 50% का विरोध नहीं किया, हमने नहीं किया विरोध, लेकिन मोदी सरकार ने कर दिया 10% आरक्षण देकर सवर्णों को। अब क्या हुआ, 60% आरक्षण हो गया, जो सुप्रीम कोर्ट का ही उल्लंघन था, उनके नियमों का उल्लंघन था, जो आज तक हमको वंचित किया गया। 69% से हिंदी बेल्ट के लोगों को आरक्षण से वंचित किया गया। और यह आंदोलन, हमारी जनसंख्या तो कितनी है, 85% है, हमारे लिए 85% आरक्षण होना चाहिए, इससे हमें वंचित किया गया। और मोदी सरकार ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सवर्ण आरक्षण को ले आया। हम इनके खिलाफ में मुश्तरका तौर पर रोड पर नहीं उतर पाए हैं। अभी भी हमारी मांगे क्या है, हमारी मांगे हैं कि 52% पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुरूप, और 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति का हो, 10% और भी जो लोग हैं जिसमें कि सभी धर्म के लोग आते हैं उनके लिए हो। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बने कि हमें 85% आरक्षण का लाभ मिल सके, महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिले। इसलिए हमने ऐसी योजना केंद्रीय स्तर पर बनाई नहीं अब तक। दरअसल हमें इन बातों को लेकर के, अगर रामास्वामी नायकर को हम याद करते हैं, तो हमें इन बातों को लेकर मैदान में जाना होगा। हमें ये जाना होगा कि बेरोजगारों को काम दो, बेरोजगारों को बेरोजगारी को रोजगार देने का मौलिक अधिकार हो, इसकी गारंटी हमें करना है। हमें गारंटी करना चाहिए कि अगर आप नहीं दे पाते हैं तो उनको भत्ता दो, उसी प्रकार दो अनुदान जैसे कि आप अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हो, लाखों लाख करोड़ दे रहे हो। किसानों को लाखों लाख करोड़ नहीं, मजदूरों को लाखों लाख करोड़ नहीं, लेकिन अपने पूंजीपति भाइयों को
माला माल करने के लाखों लाख करोड़ माफ किए जा रहे हैं, अनुदान दिए जा रहे हैं। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा और इन मांगों को बुलंद करना पड़ेगा। हमें इस बात की गारंटी करनी होगी कि जमीन पर हमारा अधिकार हो, जमीन पर हमारा अधिकार हो, जंगल पर हमारा अधिकार हो, जल पर हमारा अधिकार हो। ये गारंटी करनी पड़ेगी आज के दिन हमें अपनी मांगों के तहत। हम उन्हें याद करते हैं इन बातों के लिए कि भाई उन्होंने जो सामाजिक क्रांति की शुरुआत की थी वह सामाजिक क्रांति थमसी गई है। और सामाजिक क्रांति फिर से कैसे आगे बढ़े? सरकार के स्तर पर, कानून के स्तर पर तो बढ़ना संभव नहीं। जब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों ही और चौथा स्तंभ जो मीडिया है, ये सभी जब ब्राह्मणवादी हो गए हों, ऐसी स्थिति में हमें यहाँ के मौलिक अधिकार के लिए, यहाँ के मूल्यवासी बहुजन समाज के मौलिक अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए, उनके मानवीय अधिकार के लिए हमें संघर्ष करना होगा। और ये आजीवन करना होगा, बिना जेल की परवाह किए, बिना परिणाम की चिंता किए हुए। और अगर हम ऐसा कर सके तो एक बड़ी बात होगी। हमारे सामने हमारे महापुरुषों ने रास्ते बताए हैं। ये जो समस्याएं हैं, हमारे महापुरुष की जो जीवनी है, उनके जो संघर्ष हैं, उनकी जो मांगे थी, उन्होंने जो रास्ते दिखाए थे, इसको लेकर के हम समाज के बीच में जाएं और सामाजिक शिक्षा दें। मजदूरों को दें, किसानों को दें, छात्रों को दें, युवाओं को दें, हम महिलाओं को हम दें। ये शिक्षित करें, सामाजिक तौर पर हम उन्हें शिक्षित करें, उन्हें वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण तरीके से शिक्षित करें। यह काम हम बुद्धिजीवियों का, शिक्षित लोगों का है, इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, वैज्ञानिकों का यह काम है कि हम अपने जो कर्म है उसके साथ साथ यह काम हमें करना पड़ेगा। अगर हम भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो, आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो, अगर भारत को भिखमंगा ही बनाए रखना चाहते हैं, दैनी ही बनाए रखना चाहते हैं, ब्राह्मणवादी ही बनाए रखना चाहते हैं, तो इस देश का आगे भविष्य नहीं है। 21वीं सदी का भारत हमारा नहीं हो सकता है। तब अगर 21वीं सदी का भारत हमें बनाना है, देश हमें बनाना है, तो हमें समाज के बीच में जाना होगा इन बातों को लेकर के। ये पहली बात। दूसरी बात, मजदूरों के संगठन बनाने होंगे हमें, किसानों के संगठन हमें बनाने होंगे, छात्रों के संगठन बनाने होंगे, युवाओं को संगठन बनाने होंगे। और इसके लिए जो हमारे बेरोजगार शिक्षित युवा लोग हैं, छात्र लोग हैं, उनको इकट्ठा करके और उनकी मांगें मजबूत करनी होगी। मांगने से, रोड पर केवल प्रदर्शन से चीजें नहीं चलेंगी, इनको तरीके से लड़ने की जरूरत है आज। दरअसल ऐसा नहीं होता। क्या है कि हमारे राजनेता लोग, हमारी पार्टियां क्या करते हैं, इन युवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके आक्रोश का इस्तेमाल कर लेते हैं, इनके गुस्से का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे हमें बचना है और इन्हें बताना है कि सही तभी होगा जबकि सशक्त संगठन के जरिए आप बेरोजगारी के सवाल को, निजीकरण के सवाल को प्रमुख सवाल बनाएं और आए। इसके साथ सामाजिक एजेंडा को जोड़ें, सांस्कृतिक एजेंडा को जोड़ें, धार्मिक एजेंडा को जोड़ें। आप ये जोड़े बिना यहां पर अब कोई समग्र क्रांति, समग्र परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये दूसरी बात कि संगठित हुए बिना हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत रहेगा तब तक हम ठोस संगठन भी नहीं बना सकेंगे और न संघर्ष कर सकेंगे। इस अंतर वस्तु को समझना जरूरी है। इन विशेष वस्तु को समझना, विशेष बातों को समझना जरूरी है हमारे लिए। एक संगठक के तौर पर हमारे बीच में क्या है, भाषण करने वाले लोग हैं लेकिन संगठक नहीं है। संगठक होने के लिए, संगठन बनाने के लिए तैयार युवाओं को प्रशिक्षण करना होगा, उन्हें प्रशिक्षण देना होगा जगह जगह जाकर, और उन्हें खड़ा करना होगा। और फिर प्रशिक्षित लोगों को लेकर के प्रदेश के स्तर पर और देश के स्तर पर संगठन हमें तैयार करना होगा। यह काम अभी तक किसी सामाजिक संगठन ने नहीं की लिया है अपने हाथ में। छोटे छोटे संगठन है, अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, लेकिन मुश्तरका जो काम होना चाहिए, उसको जो संगठित तौर पर काम करना चाहिए, वह काम नहीं हो पाया है। अगर रामास्वामी पेरियार साहब को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं आज, आप सोचिए, डीएमके, एआईएडीएमके जैसी पार्टी को खड़ा करके उन्होंने दक्षिण के दिशा में इतने लोगों को नौकरियां दी, इतने लोगों को शिक्षित किया। आज क्या है, पूरे देश में केरला नंबर 1 है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है शिक्षा की। रोजगारों में भी भारत में भी रोजगार कर रहे हैं, दुनिया के देशों में भी जाके रोजगार कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। हम उनसे सीखते नहीं हैं, हम अभी भी अटके हुए हैं अपने अपने घमंड के कारण, अपने अपने व्यक्तिवाद के कारण,
बहुजन समाज के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती घमंड और व्यक्तिवाद है। इसके खिलाफ में लड़े बिना हम अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, हम बहुत बुद्धिमान समझते हैं अपने को। यही कारण है कि जो अनपढ़ हैं हमारे भाई, कम पढ़े लिखे भाई हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, उनसे हम एक रूप नहीं हो सकते हैं, उससे एकजुट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक यह घमंड हमारे अंदर है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। रामास्वामी पेरियर जो तमिल में भाषण करते थे, अंग्रेजी में भाषण करते थे, कहां से उन्होंने ज्ञान लिया था? उन्होंने कबीर के भांति, संत रविदास के भांति उन्होंने बिना पढ़ाई किए हुए स्वाध्याय से ये बातें हासिल कर चुके थे। देश दुनिया की सारी राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, चालबाजियां वो समझ चुके थे। सामाजिक शिक्षा के तहत अगर स्वाध्याय से हमारे मजदूर किसान भाई को भी प्रेरित करेंगे तो वे इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए इन बातों की ओर, क्योंकि बुद्धिमान लोग जितना अनपढ़ में पैदा होते हैं, पढ़े लिखे लोग और शिक्षित लोगों में होते हैं, उतना ही बुद्धिमान लोग अनपढ़ में भी पैदा होते हैं। जरूरत है उनकी दिशा में कोशिश करने की, और फिर उन्हें शिक्षित करने में आज क्या दिक्कत है? तो उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है, हमें उनके बच्चे स्कूल जाएं इसकी कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए रामास्वामी पेरियार जगह जगह दक्षिण से लेके उत्तर तक, उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक, पंजाब तक, सभी जगह जाकर के उन्होंने सामाजिक चेतना भरने का काम किया। आज हमारे बीच में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो वाम क्षेत्र में हैं, कुछ साथी नेता हैं हमारे, वो कर रहे हैं जगह जगह, किंतु हमें तो सैकड़ों ऐसे नेता चाहिए, हजारों ऐसे नेता चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी साथी चाहिए, समर्पित साथी चाहिए जो सामाजिक आंदोलन को प्रेरित कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, सामाजिक चेतना का निर्माण कर सके। रामास्वामी पेरियार साहब के बारे में जितनी बातें कही जाए बहुत कम है। 94 वर्ष तक इतनी उम्र, एक लंबी उम्र उन्होंने जी, अपना जीवन जिया एक लंबे उम्र तक, और इस उम्र में उन्होंने कोई पड़ाव नहीं माना। जो उनके विचार थे वे आगे बढ़ते गए और उनको विकसित करते गए। और यही कारण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जब मुलाकात उनकी होती है, उन्होंने न सिर्फ तमिलनाडु में बौद्ध धर्म सम्मेलन बुलाया, बल्कि बर्मा रंगून में भी बाबा साहब के साथ उन्होंने शिरकत किया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन को, और उन्होंने योजना बनाई थी कि हमें धर्म परिवर्तन करना है। बौद्ध धर्म जिसमें ईश्वर नहीं है, आत्मा का सिद्धांत नहीं है, पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, कर्मकांड का सिद्धांत नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ऊंच नीच छुआछूत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह धर्म हमारे लिए अनुकरण के योग्य है, और इसलिए वे आगे बढ़े थे। बाबा साहब संयोग से बाबा साहब का निधन हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है 1956 में, और उसके बाद हमारे महानायक अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन अकेले दम पर भी उन्होंने भरसक कोशिश की अपने समाज को जागृत करने का, दिशा देने का, आगे बढ़ाने का। और हम अगर उनके अनुयायी हैं, अगर हम अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, जनजाति के लोग, अगर हम वास्तव में उनके अनुयायी हैं तो हमें उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए, उनके त्याग का अनुकरण करना चाहिए। पूरा जीवन तन मन धन समर्पित कर दिया समाज के लिए, और इसलिए आज हमारे आदर्श पुरुष हैं, आज हमारे महानायक हैं। इसलिए उनके जीवन के अनेक भाग जिनको कि अभी भी अनछुआ है, जिनको हम लोगों ने पढ़ा तक नहीं है, जाना तक नहीं है, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए हमें, और आगे बढ़ना चाहिए। रामायण ए ट्रू रीडिंग में उन्होंने राम की धज्जियां उड़ा दी है, सीता की धज्जियां उड़ा दी है, बताया है कि कैसे ये लोग जरूर थे, कैसे नारी की हत्या करने वाले थे, नारी का अपमान करने वाले थे। माने जो चीजें हैं, क्या ये रामायण हमारे समाज के बीच में जा सका? नहीं जा सका। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई ब्राह्मण हमें क्या कहते हैं, ब्राह्मणवादी लोग हमें क्या कहते हैं, हमारे ही समाज के, हमारे ही परिवार में जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं। रामास्वामी नायकर का मतलब है कि भाई परिवार के कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मणवादी है, हमारे जाति के भी कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मणवादी है, हमारे समाज के भी कोई व्यक्ति ब्राह्मणवादी है, तो उनकी बातें गलत हैं, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे, उनके बीच में सही बातें रखेंगे, सच्चाई को हम रखेंगे। सत्य शोधक जो आप देखते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने बनाया था सत्य शोधक समाज, वास्तव में इन्होंने सत्य को जीवन का आधार बनाया,
जो सच था उन्होंने रखा दुनिया के सामने, हमारे सामने, चाहे हम माने या नहीं माने। यही दिन उनके विचारों की पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्राचीन काल में तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, मध्यकाल में संत गुरु रविदास, संत कबीर, तुकाराम, गुरु गोरखनाथ को याद करते हैं हम आज। और हम आज याद करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को याद करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, और फिर अपने महानायक पेरियार रामास्वामी नायकर को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके प्रति सत सत नमन। और आप सभी भाइयों को, बहनों को शुभकामनाएं कि हम आगे बढ़ें, एकता बनाएं, आगे की ओर चलें, समाज के लिए जीवन समर्पित करें, समाज के लिए सोचें, समाज के लिए जिएं, और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। जय हिंद, जय भारत, जय पेरियार।